नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है संजय राणा। आज हम ऐसे शख्सियत की चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने राजनीति की पृष्ठभूमि बदल दी। इन्होंने राजनीति जो ज़मीन पे होती थी उसको लैपटॉप पे ला दिया। हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर जी की, जो एक स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं और एक सलाहकार रहे हैं और कंसल्टेंट रहे हैं इलेक्शन के, और उन्होंने बहुत सारी पार्टियों के लिए कंसल्टिंग की है। देश की ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम ना किया हो और जिनको उन्होंने विचार ना दिए हो और अपनी कंसल्टिंग ना दी हो। आज उस पर चर्चा करते हैं प्रशांत जी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से, जो बिहार चुनाव के मद्देनजर बेहद दिलचस्प है। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिन्होंने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जगन रेड्डी, ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे कई नेताओं और पार्टियों की चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जनता उन्हें एक नेता के रूप में स्वीकार करेगी? प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम है जिसने न सिर्फ वहां की जनता बल्कि राजनेताओं में भी खलबली मचा दी है। दशकों बाद कोई ऐसा नेता बिहार को मिला है जो जाति धर्म से अलग बिहार और बिहारियों की बातें कर रहा है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर की रणनीति सिर्फ सलाहकार तक सीमित रहेगी या इस बार बिहार में जमीन पर भी असर दिखेगा? क्या बोल रहे हैं आप? और देखिए अभिषेक जी, अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो नो डाउट देश में अगर उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो राजनीति करता हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति जो उनके बारे में नहीं जानता होगा। और आपने इससे अपने इंट्रोडक्शन बताया, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके लिए उन्होंने सलाहकार की भूमिका अदा नहीं की है। अब आते हैं बिहार पे। देखिए बिहार का समीकरण देश के बाकी राजनीतिक समीकरण से बिल्कुल अलग है। बिहार की राजनीति हमेशा जातिगत आधारित रही है। चाहे वो आरजेडी को ले लीजिए तो उसमें मुसलमान यादव का कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करते हैं एनडीए भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं न कहीं सवर्णों की पार्टी कही जाती है। चाहे वो जेडीयू हो तो लव कुश वाली पार्टी कही जाती है। मांझी जी का कब्जा तो उनके अपने वोट बैंक पे और सैनी जी का कब्जा उनके अपने वोट बैंक के पे। लेकिन ये कहाँ टिकते हैं, प्रशांत किशोर कहाँ टिकते हैं, ये प्रश्न है बहुत अच्छा है। देखिए प्रशांत किशोर एक नई ऊर्जा के साथ बिहार की राजनीति के पृष्ठभूमि को बदलने आए। देखिए 90 के दशक से आज तक के अगर आप राजनीति को उठा के देखेंगे तो उनके पास तीन ही विकल्प, हम कहेंगे दो ही विकल्प रहे। गठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए। एक पार्टी कभी इधर चली जाती है, एक पार्टी कभी उधर चली जाती है। तो नो डाउट प्रशांत किशोर जी का जो एक अभियान है जिन्होंने शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 2022 से, और पार्टी जो बनाई है 2 अक्टूबर 2024 से, ये अभियान जो चलाया नई पार्टी में बनाई है, उसका कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में असर दिखेगा और दिख रहा है। स्पेशली युवाओं में, स्पेशली जो जातिगत राजनीति नहीं करते, स्पेशली उन वर्ग में जो डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको अपने नेता के रूप में लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ बिहार की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, बिहार जैसा जगह जहां पे दशकों से वहां की राजनीति जो है वो धर्म और जाति के धुरी से बंधी हुई है, उसके बावजूद भी 2024 में आपको याद होगा कि 2024 में जब उपचुनाव हुआ था तो इन्होंने अपनी पार्टी बनते ही उपचुनाव पे कूद गए, 4 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ा कर दी और 10%, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, अच्छी अच्छी पार्टियों को नहीं मिल पाता। 10% मतदान की प्राप्ति हुई है। कैंडिडेट कोई नहीं जीता, लेकिन 10% मतदान की इनको प्राप्त हुआ। तो अब वो तो लोग उपचुनाव था, 4 सीटों की चुनाव थी। अभी 2025 में बिहार का चुनाव है, एक आम चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। तो अभी क्या लगता है कि इनका जो भी इन्होंने पिछले 2-3 सालों में किया है, उसके बाद उपचुनाव में जो 10% वोट प्राप्त हुआ, अब वो बढ़ के 20% या उससे अधिक हो सकता है। बिहार का युवा, खास करके युवा वर्ग, जो कि एक्चुअली बिहार तो ऐसा बात करो कि बिहार में हर एक बंदा जो पैदा होता है वो भी राजनीतिक होता है, ठीक है। तो बिहार का युवा, महिला वर्ग, ग्रामीण मतदाता जो सबसे अधिक है बिहार में, वो इस पार्टी से जुड़ेंगे, क्या लगता है आपको? अभिषेक जी, अगर बिहार की चर्चा की जाए, बिहार की राजनीति की चर्चा की जाए और बोला जाए लोग राजनीति से दूर हैं, तो वही बात हो जाएगी जैसे दिल्ली आए और आपने इंडिया गेट नहीं देखा। तो वहां पे बच्चा पैदा होता है, पान की दुकान पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना देता है, और राजनीतिक समझ उन बिहारियों में बहुत ज्यादा है, परिपक्वता के साथ भरे हुए हैं।
अब मैं आपने चर्चा की 10% वोट, ये 10% वोट नहीं थे, किसी न किसी पार्टी के लिए डेंट कर दिया है। इन्होंने 10% वोट नहीं प्राप्त किए हैं, 4 सीटों में अदला बदली कर दी, हर चीजों को बदल दिया है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हूँ। रामनगर की अगर चर्चा कर ले तो वो जो सीट रही है आरजेडी की सीट रही है, कभी भी आरजेडी वहां से आ रही नहीं है, लेकिन वहां पे जो जीता जो कैंडिडेट अशोक कुमार जी जीते हैं, वो जीते कितने वोट से? 1300 वोट से। और आपको जान के ताजुब होगा, जो जन स्वराज पार्टी है उसको वोट मिला था 5622। देखिए 1300 वोट से जीतते हैं 5622। दूसरा आपको बताते हैं, बेलागंज। बेलागंज का जो चुनाव था बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें भी जो स्वराज जन स्वराज पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 17,000 वोट पाए थे, और जीत हार का फैसला कितने का था? 6,000 वोटों से। अब दूसरे भी 2 विधानसभा का भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये 10% नहीं है। जो 10% वोट आए हैं वो किसके हैं? जो स्टैटिक्स बोलता है, अगर एनालिसिस करें, स्टैटिक जो बता रहा है, वो 10 में से 7% वोट राष्ट्रीय जनता दल का है, यानी महागठबंधन का है। तो यानी कोई ना कोई टूट करके इनकी विचारधारा से जुड़ करके वो इस तरफ इस खाने में आ रहा है, और उसका कारण दिख रहा है। 10% वोट होकर बढ़ के 15 हो जाता है और 20 हो जाता है। हम कहते हैं 10 का 10 ही रहता है, तो बिहार की राजनीति का समीकरण बदल जाता है। देखिए अगर 2020 की तुलना करें तो 37.26% एनडीए का वोट प्रतिशत था। अगर हम बात करें आरजेडी गठबंधन का, तो कितना अंतर था? 37.23%, यानी 0.3% का अंतर था। लेकिन अगर ये 10% इसमें बैठा देते हैं इस खाने में, और इसमें डेंट इधर उधर हो जाता है, तो सोचिए कि सीटें किसकी घट रही है, किसकी बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार एक नई राह पकड़ रहा है, कहीं एक नई राह की तरफ चल रहा है, और एक कहीं ना कहीं देख रहा है कि नई राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति और जो एक विकास की राजनीति है, उसके तरफ कहीं ना कहीं अग्रसर है। अच्छा, तो ये इसका अर्थ ये हो रहा है कि मतलब ये जो है खास करके जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका वोट काटने वाले हैं बड़े स्तर। चलिए अब हम बात करते हैं जन स्वराज पार्टी का। ये पार्टी बना कैसे? ये बेसिकली प्रशांत किशोर ने तो चालू किया था, एक अभियान चालू किया था बिहार के अंदर, ठीक है। मतलब उन्होंने शुरुआत में बोला था कि नहीं हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, हम एक अभियान कर रहे हैं। बट देखा जाए तो ये उनका शुरू से ही प्लान था कि पार्टी बनाना है। अब एक मॉडल, एक अभियान आधारित मॉडल एक पार्टी बन जाता है, और पार्टी बनी है तो मतलब किसी न किसी दूसरी पार्टी को डेंट तो करेगी। तो अब राजनीतिक रूप से किसे डरना चाहिए? जन स्वराज पार्टी से। जदयू का वोट बैंक जो प्रभावित होगा, आरजेडी की जाति या धर्म की राजनीति की चुनौती मिलेगी, क्या भाजपा को भी अपने वोटरों में सेंध होने की चिंता होनी चाहिए? प्रशांत किशोर की जमीनी पकड़ किन वर्गों पे सबसे ज्यादा मजबूत है, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या बोलते हैं? देखिए अभिषेक भाई, अगर हम बात करें पार्टी का राजनीतिक सफर, देखिए कोई भी पार्टी, हम तो पार्टी एक नाम होता, लेकिन एक विचारधारा होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं कंसल्टिंग दे रहा, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं सलाह देता हो, जो व्यक्ति किसी न किसी का चुनाव हरवाने और जिताने की क्षमता रखता हो, और वो जो व्यक्ति है और अपनी पार्टी बनाता अपने प्रदेश को, जो एक हम तो कहते हैं कि सबसे एक उत्तम प्रदेश में मानता हूं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज की बात कर ले, चाहे उनके लोगों की शारीरिक क्षमता की बात कर ले, वो पिछड़ा क्यों, और उसकी मुद्दों को लेकर के अगर जमीन पे जाता है और लोग उससे कन्विंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं बातें अच्छी हैं, उस प्रदेश के लिए भी अच्छी है। आपने जो प्रश्न पूछा कि किसके वोट काटेंगे, देखिए पूरी जो बिहार की राजनीति है वो जातिगत समीकरण पे सधी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे वोटर हमेशा होते हैं, चाहे नेशनल लेवल पे ले लीजिए, चाहे राष्ट्रीय प्रादेशिक लेवल पे ले लीजिए, हमेशा जो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कहीं ना कहीं 5%, 10%, 15% लास्ट जो कैडर होता है, जो नए वोटर होते हैं, युवा होते हैं, जो डेवलपमेंट बिलीव करते हैं, जो जातिगत चीजों से ऊपर उठ करके, जो धर्म से ऊपर हट करके जो वोट करते हैं, वो वोटर इनके हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अगर आप दोनों का समीकरण देखिए, देखिए मुस्लिम वोट हमें नहीं लगता राष्ट्रीय जनता दल से टूटने वाला है। मुस्लिम वोट नहीं टूटेगा राष्ट्रीय जनता दल से। टूट सकता है तो यादव का कुछ वर्ग टूट सकता है, बाकी जातियों का कुछ वर्ग टूट सकता है, वोट बैंक परसेंटेज टूट सकता है। तो अगर घबराने की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है
आज के दिन में सबसे ज्यादा घबराहट होनी चाहिए तो राष्ट्रीय जनता दल में, क्योंकि जो पिछला उपचुनाव हुआ है 7% वोट परसेंटेज जो था राष्ट्रीय जनता दल का कम हुआ, 3% दूसरे वर्ग का भी हुआ, लेकिन हाँ लोगों पे अगर ये एक छाप छोड़ते हैं अभिषेक जी, हो सकता है इनको विजयश्री बहुत ज्यादा सीट ना है, लेकिन अगर वो छाप छोड़ते हैं तो आने वाले जो 5 साल के बाद जो चुनाव होगा उसमें एक परिदृश्य बिहार का बदला हुआ नजर आएगा और एक उभरता हुआ चेहरा इसलिए बोल रहा हूं कि उम्मीद का चेहरा बनके हो सकता है प्रशांत किशोर लोगों के बीच में स्थापित हो जाए। तो आरजेडी के लिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक सोचने का समय है और उनके जो वोट परसेंटेज कटे हैं, जो वोट परसेंटेज कम हुए हैं, तो उन पे डेंट हो सकता है। तो जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा था कि वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी। देखिए वोट परसेंटेज जब जब चुनाव पास आते आते तो नैरेटिव बदलता जाता है, सोच बदलती जाती है और इन्फ्लुएंस वोटर होते जाता है। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ हम कहते हैं इतना ही रहे, 10% भी रहेगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है। अगर आप तुलना करें 2020 के चुनाव से तो 19 दशमलव कुछ प्रतिशत बीजेपी को मिला था, 15.43% मिला था जेडीयू को, तो 10% एक बड़ा वोट परसेंटेज है। और 10% पे भी अगर इंटैक्ट रहते नहीं बढ़ते हैं, हम कहते हैं 7 से 8% या 10% के बीच में रहते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पार्टियों को डेंट करेंगे और हो सकता है 10 से लेकर के 20 सीटें भी आ जाए इनकी निकल सकती है। और वो 20 सीटें निकलती तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और लगता है कि यस बिहार के लोग भी डेवलपमेंट की राजनीति, प्राइड की राजनीति और बिहारी की राजनीति करना चाहते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बात जो कि पूरा भारत और बिहार के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो हमेशा इस बात पे बात करते हैं कि बिहार में जितने भी या तो वोटर हैं या पार्टी हैं वो जातिगत राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पा रही। जो यादव वोटर है वो बोलेगा कि हम तो भैया लालू जी के वोटर हैं। जो कुशवाहा कुर्मी वोटर है वो बोलेगा नीतीश कुमार के वोटर हैं। जो अगरा वर्ग है वो बोलेगा हम बीजेपी के हैं, जो कि पहले कांग्रेस में थी। तो ये जो माइंडसेट बना हुआ है बिहार के अंदर, पार्टियों के अंदर भी और वोटरों के अंदर भी, तो ये जन सुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर क्या इसमें कुछ बदलाव ला पा रहे हैं या ला पाएंगे? ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ जमीनी स्तर पे कुछ दिख रहा है ऐसा? देखिए ऐसा है कि बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है कि जातिगत राजनीति वहां होती है, इसमें कोई कुरेज नहीं है। जो कुशवाहा है, कुर्मी है, वो जेडीयू का वोटर है, यादव है वो आरजेडी का वोटर है, 100% नहीं मतलब वोटर है। सवर्ण है अगर जो 15%, चाहे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, कायस्थ हो गया, बनिया हो गया, वो कहीं ना कहीं एक तरफ इंक्लाइन है एनडीए कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन हाँ वो जो वोटर है उनके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए आप एक अलग की राजनीति देखो, किसी न किसी की बात अगर आप करते हैं तो 90 से दे करके आज के दिन तक अगर आप देखोगे तो जो बदलाव की मूवमेंट चली थी 90 में, भाई कांग्रेस शासित प्रदेश थे, सारे देश में कांग्रेस का राज था, बदलाव आया, लोगों ने बदलाव के रूप में आरजेडी को देखा, यानी जो पहले जनता दल होती थी उसको देखा। जनता दल का शासन मजबूरी बस था, विकल्प नहीं था, तो आदमी करता तो क्या करता, डर कह लीजिए, गुंडागर्दी कह लीजिए, जंगल राज कह लीजिए, तो उनका 15 साल का शासन चला। उसके बाद एक स्वराज जो ना सुशासन बाबू का राज आया जो जेडीयू का है, उसको देखा। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी को मैं अलग नहीं करता हूं क्योंकि दोनों अलायंस में रहे, तो एक कोई तीसरा विकल्प नहीं रहा बिहार में। तो वो बिहारी वोट करे तो किसको करे भाई? जाति वो भी चाहता है कि कोई नया विकल्प हो, लेकिन सारे लोग वही बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। अगर जाति की बात ना करते और जातिगत राजनीति ना होती तो आपको लगता है कि तेजस्वी के पीछे इतने लोग खड़े होते? भाई तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी पढ़ाई की बात कर रही हैं। सबसे बड़ी बात तो आदमी बिहार के वोटरों की सोच है, जो आदमी खुद नहीं पढ़ा वो पढ़ाई की बात कर रहा है। उस व्यक्ति को जीडीपी नहीं पता, हो जीडीपी की बात कर रहा है। वो बोल रहा मैं 2,500 रुपया सबको दूंगा, यानी मान लीजिए बिहार के अंदर 5 से 6 करोड़ महिलाएं हैं तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ तो सिर्फ उसमें पैसा देने में चला जाएगा, जो टोटल उसका बजट नहीं है। तो समस्या क्या है और लोगों की समझ, देखिए वहां पर जो वोटर है, जो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग है वो बाहर है। जो वोटर है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है या दूसरे काम काज से जुड़ा हुआ है और वो बाहर जाना नहीं चाहता।
तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति कर रहा है, सहूलियत के हिसाब से किसी न किसी पार्टी को पकड़ के रखा हो, चाहे वो जातिगत कह लीजिए या सामाजिक समीकरण कह लीजिए। रहा मुस्लिम वोटर, मुस्लिम उसके साथ जाता है जो एंटी बीजेपी होता है। तो मैं मुस्लिम को इसलिए नहीं मानता, उस कैटेगरी में नहीं रखता, क्योंकि उनका अपना अलग ही लाइन और एजेंडा है। लेकिन हाँ, बाकियों का है, और उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक मैं 12 बोल रहा हूँ, एक चिंगारी की तरह है। भाई 90 के पहले सारे तो कांग्रेसी वोटर हुआ करते थे, आज वो आरजेडी, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और मांझी जी हो गए, चाहे चिराग पासवान हो गए, लेकिन ये बताइए पहले सब कांग्रेसी थे। तो वोटर को आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, नई चीजें लानी पड़ेगी। सारी पार्टियां भी एक ही राजनीति कर रही थी, नया जो चीज आएगा उसमें बदलाव आता है। अच्छा, एक चीज जो आपने आजकल देखा होगा बिहार की राजनीति में, खास करके वो ऐसी पार्टियों के द्वारा जो कि पिछड़ों की राजनीति करती है। प्रशांत किशोर ने आज तक अपने नाम के आगे पांडे टाइटल का यूज नहीं करा, लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो अधिकतर विपक्षी पार्टियां, खास करके मैं बात कर रहा हूं आरजेडी की, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, चाहे ट्विटर पे भी देखें या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, वो प्रशांत किशोर को संबोधित कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के वोटर हैं, उनको ये कह के बताया जा रहा है कि ये पांडे है, और मतलब पांडे मतलब क्या, ब्राह्मण, सीधा मैं सीधी बातें करता हूं, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण अगर सत्ता में आएगा तो फिर वो 1990 वाली स्थिति हो जाएगी बिहार के अंदर, जो कि शायद अगर देखा जाए तो अभी की स्थिति से ज्यादा अच्छी थी। लेकिन पता नहीं अच्छी थी खराब थी, मैं पैदा नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये कह के डराया जा रहा है खास करके पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को बिहार के अंदर। तो आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है, या बिहार के लोग पहले से ज्यादा प्रबुद्ध हो चुके हैं, उनको समझ में आ रहा है कि कौन मेरे हक की बात कर रहा और कौन मेरे वोट लेने की बात कर रहा है? अभिषेक जी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं संक्षेप में 2-3 सी बातें रखूंगा, और अगर वहां के जनता समझेगी और उसको सुनेगी हमारे पॉडकास्ट को, उसके बाद तो हमें लगता है कि उन पार्टियों को वोट ही नहीं देना चाहिए जिनका नाम आप ले रहे हैं। मैं तो खुलेआम, देखिए ये जो हमारा डिस्कशन है ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, हम डिकोड कर रहे हैं चीजों को। प्रशांत किशोर जी का नाम प्रशांत किशोर ही सर्टिफिकेट में, वो नो डाउट जाति से ब्राह्मण है, उनके पिताजी पांडे लिखते हैं, तो जो सर्टिफिकेट में है वही लिखेगा। अब जो पार्टी उनको बोले प्रशांत किशोर पांडे, अब ये बताइए वो पार्टी, चाहे अब तो आप शायद संकोच कर रहे हैं उनका नाम लेने में, मैं संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा और आपका ये जो एजेंडा है, हमारी एक विचारधारा है कि हम सबको सत्यता बचाएं। उस पार्टियों ने किसी भी दलित का, किसी भी पिछड़े का, किसी भी अति पिछड़े का भला किया। अगर हम बोलते हैं वो पिछड़े की बात करते हैं, तो बता दीजिए कि लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी कल ये घोषित करती है कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है या उनका गठबंधन सत्ता में आता है, यादव वर्ग का सबसे पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं बना सकता। सही बात है। 1997 से माननीय लालू प्रसाद यादव जी आरजेडी के अध्यक्ष हैं। क्या आदमियों की कमी है? मनोज झा जी कितने बड़े प्रोफेसर हैं, हम कहते हैं प्रियंका भारती कितनी पढ़ी लिखी महिला है, इनको क्यों नहीं बना देते? ये प्रियंका देशमुख हैं, जितने भी नाम मैं बता रहा हूं, सारिका पासवान जी है, पढ़ी लिखी है ना, तेजस्वी से ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये नहीं बना सकते। ये लोग सिर्फ जाति की बात करते हैं, बरगलाते हैं। भैया पहले क्या बोला गया था बिहार में कि रोड चाहिए, काहे को रोड चाहिए भैया, और क्या करेंगे रोड वाले के? आपको मोटरसाइकिल चलाना है तो खतवा चला लीजिए, हम रोडवा लेहे में मान लीजिए गाल ऐसा कर देंगे। जिस नेता के विचार ऐसे हों वो प्रदेश को विकसित कर सकता है। जो व्यक्ति अपने परिवार का विकास नहीं कर पाया वो प्रदेश का विकास कैसे कर पाएगा? परिवार में विकास मैं धन से नहीं कर रहा हूं, मैं बुद्धि से कर रहा हूं, एजुकेशन से कर रहा हूं, बाकी चीजों से कर रहा हूं। नो डाउट वो साइकिल पे भी नहीं चलते थे, आज मर्सिडीज है, वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने किसी भी समाज का, किसी भी यादव समाज का भला नहीं किया, परिवार का छोड़ करके, किसी दलित समाज का भला नहीं किया, परिवार का छोड़ करके। तो कोई भी, जो भी आरजेडी हो चाहे जातिगत राजनीति करने वाले लोग, कभी भी किसी भी समाज का भला नहीं किए।
चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो या देश का दूसरा प्रदेश हो। मैं एक एक आंकड़े के साथ आपको बता सकता हूं, इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। झूठ की राजनीति परोसते हैं और डराते हैं और अपने वोट लेते हैं। एक बात मानने की है कि उन्होंने एक काम तो जरूर करा है, जो कि अच्छा हो खराब हो मुझे नहीं पता, हर एक आदमी का सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। दलितों को आवाज दिया, ठीक है, मानते हैं, उनका अकेले का नहीं है, उसमें रामविलास पासवान जी का भी हाथ है और बहुत सारे जो जेपी आंदोलन से निकल के बहुत सारे नेता हैं, नीतीश कुमार जी हैं, स्वर्गीय मोदी जी जो बिहार के, सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे बहुत दिनों तक, वो भी हैं, उन लोगों ने करा ये सब चीजें कि करा। लेकिन इनकी जो राजनीति है वो आज के डेट में भी वो 90s की राजनीति करना चाहते हैं। जैसे कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनके अंदर, अब उन्होंने बोला कहाँ, स्टेटमेंट दिया नहीं दिया हमें नहीं पता, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो बात करते हैं कि भूरा बाल साफ करेंगे, ठीक है। अब भूरा बाल का मतलब क्या है सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। मतलब जो फॉरवर्ड कास्ट के चार मेन जाति आते हैं, ठीक है, भूमियार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत, वो उनको साफ करने की बात करते हैं। चलिए ये सब तो उनका अपने पार्टी का एजेंडा है, हमें उस पर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम एक बात जो है कि हर एक नई पार्टी जब भी आती है तो एक उम्मीद लेकर आती है, लेकिन बिहार के राजनीति में अस्थायित्व और जमीनी पकड़ जरूरी है। कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे लैंड कर गया पैरासूट से और वो अपना काम कर लेगा। ऐसा कोशिश पहले भी हो चुका है, बहुत बार लोगों ने किया है, पार्टी बनाया। उपेंद्र कुशवाहा जी उदाहरण है, मुकेश सहनी उदाहरण है, बस दशकों से लगे हुए हैं, अभी तक पार्टी का कुछ पार्टी एक सही स्तर पे नहीं आ पाई। एक पुष्पम प्रिया चौधरी है, वो भी अपने लगभग 5-10 सालों से अपना बिहार के राजनीति में कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये पार्टी भी, जनसुराज पार्टी भी सिर्फ चुनावी प्रयोग बन के रह जाएगी, या फिर प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी एक लंबी राजनीति की शुरुआत के लिए एक नया पिलर खड़ा करने की कोशिश है। अभिषेक जी, आपने 2-3 प्रश्न पूछे और एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो पूछा है कि इन्होंने दलितों की आवाज बनने की कोशिश की। इससे हम सहमत नहीं है। अगर ये दलितों की आवाज होते तो चंपा विश्वास नाम की एक महिला थी, वो दलित थी, आईएएस की पत्नी थी, उनके साथ आरजेडी के यानी विधायक के बेटे ने किस तरह से 2 साल तक बलात्कार किया, उनकी बेटी के साथ, भांजी के साथ, उनकी नौकरानी के साथ, उनकी माँ के साथ और कई लोगों के साथ हुआ, वो ना होता। ये दलित की आवाज कभी नहीं है, सिर्फ परिवार की आवाज है। ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, जब आप बात करते हैं, जैसे सैनी जी का नाम लिया, चाहे मांझी जी का आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं ले लेता हूँ, जो पुष्प के जी का नाम लिया। देखिए, ये लोगों के पास, किसी के पास भी एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ जाति की राजनीति कर रहे हैं। सैनी जाति की राजनीति, मांझी के, आप इनसे किसी भी नेता, मैं किसी पार्टी के नेताओं से अगर जाके पूछेंगे कि आपके पास विकास का 5 वर्षीय योजना, 6 महीने का योजना, 1 साल की योजना, ये योजना के बारे में जानते ही नहीं। ये सिर्फ जानते ही नहीं, हम तो बोल रहे योजना क्या होती है, कैसे बनाया जाता है, इनके पास सिस्टम ही नहीं है। तो ये पार्टी इसलिए स्थापित, कुशवाहा जी की बात करें, पर उनके पास एजेंडा क्या था? वो किस विकास की बात कर रहे थे, सिवाय अपने विकास को छोड़ के कोई विकास ही नहीं कर रहे थे। वो बिहारी की बात नहीं कर रहे थे ना, वो तो कुशवाहा की, अब सिर्फ अपनी, सैनी जी सिर्फ अपनी जाति का भी कर लेते तो बुरा नहीं था। समस्या क्या है, और जन स्वराज पार्टी किसी जाति की बात नहीं कर रही है। जन स्वराज पार्टी बिहारी फर्स्ट की बात कर, देखिए प्राइड को फील करिए। जैसे महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र बोला जाता है, जय बिहारी अगर कोई बोल रहा है, जय बिहार बोल रहा है, तो फील प्राउड होना चाहिए किसी भी बिहारी को, चाहे वो किसी भी जात धर्म सिटी का रहने वाला हो, किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो। देखिए, प्राइड फील कीजिए, वो प्राइड फील करा रहा है। और ये व्यक्ति कम से कम एक सोच लेके आता है, ये व्यक्ति कम से कम एक, उसके पास प्लान है, ये व्यक्ति के पास एक आइडिया है जिसको एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसके पास पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है, जो राजनीतिक दलों को लिख किया है, लेकिन पढ़ा लिखा यूएस में थे, नौकरी करके छोड़ के आए हैं, उनको नौकरी करते डॉलर्स में कमा रहे थे, बिहार आने की क्या जरूरत थी, और दर दर भटकने की क्या जरूरत थी। तो जो आदमी देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचता है, तो उसके साथ लोग खड़े हैं। तो इनकी तुलना उनसे ना करें जिनका नाम आपने बताया है। उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ये खुद ही ब्लू है, प्रिंट तो छोड़ दीजिए। तो अंतर है दोनों में। तो इस अंतर को लोगों को समझना पड़ेगा। जो नया बिहार का नवयुवक है
उस चीज़ों को समझ रहा है और समझेगा तो बिहार का उत्थान होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल के साथ हम खत्म करेंगे। बिहार में 35 साल से बिहारियों ने जातीय आधारित वोट करा। मैं ये सवाल पहले भी पूछ चुका था, दोबारा पूछ रहा हूं। उसके बाद भी किसी नेता ने ये कोशिश न करी कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगे। चलिए, वहां पे कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, फैक्ट्री नहीं लग सकता, लेकिन आईटी पार्क बन सकता था। एक आईटी हब जैसे बैंगलोर जैसा जगह जब एक आईटी हब बन सकता है, तो बिहार का पटना भी, पूर्णिया, पटना, बीटा, बहुत सारे जगह हैं जो आईटी हब बन सकते थे। तो ऐसा क्या अड़चन आया कि इन लोगों ने, जितने भी 35 साल से जितने भी पार्टियां, जितने भी सरकार रही बिहार के अंदर, उन लोगों ने ये कोशिश भी नहीं किया कि बिहार को एक कुछ ऐसा जो आईटी से रिलेटेड हो। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड हो। चलिए, बिहार में भी प्रोडक्ट बेस्ड चीजें नहीं बन सकती क्योंकि वहां पे संसाधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आईटी के लिए संसाधन नहीं चाहिए। उसके लिए तो बस एक सर्वर चाहिए, सिस्टम चाहिए, अच्छा इंटरनेट चाहिए, अच्छा व्यवस्था चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो अभी तक जितनी भी पार्टियां रही वो ये सब चीजें नहीं कर पाई। तो आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर का पहला ध्यान होगा इस चीज पे कि पहले हम इन सब चीजों को सुदृढ़ करें कि एटलीस्ट जो बिहार का प्रबुद्ध दिमाग जिसको बोलते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो चाहे वो यूथ हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, जो बिहार से बाहर जाकर बिजनेस कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड या किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड, क्या वो इस चीज पे ध्यान देंगे कि पहले इस चीज को करा जाए कि बिहार के अंदर थोड़ी एस्टेब्लिशमेंट। सी, बिजनेसमैन आएंगे, आईटी आएगा तो ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ेगा। तो लगता है कि प्रशांत किशोर पहले इस पे ध्यान देंगे या फिर वो बाकी पार्टियों की तरह ही सरकार में आने के बाद वही 5 साल तक जो सिस्टम चल रहा है उसी को चलने देंगे? अभिषेक जी, आपने एक बात बोली कि बिहार में चीज़ें नहीं हो पाती उसका क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ों की कमी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। पाटलिपुत्र पहले कहा जाता था वो देश पे शासन करता था और साम्राज्य पर्शिया तक फैला हुआ था। तो वही पाटलिपुत्र है, आज का पटना इसको कहते हैं। देखिए, कोई भी राज्य को विकसित बनाने के लिए सोच का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी नेता ने, बिहारी के जो 90s के बाद के नेता, किसी भी नेता ने कभी भी डेवलपमेंट का नहीं सोचा। डेवलपमेंट दो तरीके से होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट डेवलपमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, योजनाएं ला दी, पर जो वेलफेयर स्कीम्स है वो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, गवर्नमेंट करती रहती है, नो डाउट बहुत चीज़ें हुई हैं। दूसरा होता है कि आप पैरेलल एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं दिया था और यही हाल मैं आपको एक बगल वाले स्टेट पे भी लेके आना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में था। लेकिन योगी के आने के बाद सिनेरियो बदल गया है। नोएडा के अंदर दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया जो कभी सपने में हम सोचे नहीं थे आज से 10 से 15 साल पहले। तो इन्वेस्टमेंट हो सकता, आपने कहा कि बैंगलोर बन सकता था। हम कहते हैं बैंगलोर में बहुत सारे स्टार्टअप था, स्टार्टअप मत बनाइए, बैक एंड ऑपरेशन तो हो सकता था ना। हिंदी के कॉल सेंटर चेन्नई में सेटअप है, हिंदी में कैसे बात करते हैं, मतलब साउथ इंडियन हिंदी होती, बड़ा डिफिकल्ट होता समझने में, बिहार में सेटअप हो सकता था ना, हो सकता था। तो बहुत सारी चीजें सेटअप हो सकती थी, लेकिन उसके लिए आपके पास सोच होना जरूरी है जो किसी नेता में नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आ भी जाते हैं सत्ता में तो पहले 5 साल में तो ये सब चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज कभी हुई नहीं है, ध्वस्त है, जमीन से खड़ा करना समय लगता है। लेकिन हाँ, अगर 10 साल में आप अगर इनको समय दोगे तो मुझे लगता है कि यस, डेवलपमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं था कि उन्हें फैक्ट्री, पहले शुगर मिल थी, पहले जूट मिल था, कॉटन मिलें थी, बहुत सारी ऐसे मिली थी जो कहीं ना कहीं वहाँ पे काम करती और काम हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, नहीं हो सकती, इच्छा शक्ति की कमी है। और करंट जो सिनारियो उसमें तो इच्छा शक्ति बिल्कुल कम है। मतलब इनके आने के बाद बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, 200% हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को बदल पाएंगे या फिर ये नाम भी इतिहास में एक और कोशिश बन के रह जाएगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नहीं रुकिए मान्यवर, नमस्कार कैसे? अगर हम तो देखिए, हम इस तरह के टॉपिक को लेके आएंगे, अलग अलग विषय पे हम चर्चा करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि लोग
जागरूक हो, समझें और इस देश में एक देश की डेवलपमेंट में भागीदारिता अपनी अदा करें, चाहे किसी भी माध्यम से करें। तो कृपया करके हम लोग को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग को हमारा चैनल को लाइक करें और जो घंटी इसको कहते हैं उसको दबाएं और हमें लाइक और कमेंट करें, तो हमें प्रोत्साहित होगा, हम प्रोत्साहित होंगे और आपके लिए चीज़ें नई नई लाएंगे जिससे हमारा और आपका विकास हो। शेयर भी करें, सिर्फ लाइक नहीं करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, खास करके बिहार के लोगों को शेयर करें कि वो बिहार बिल्कुल के बदलाव के लिए वोट करें। ठीक है, थैंक यू। मतलब बिल्कुल ये कोई पॉलिटिकल प्रमोशन नहीं है, नहीं, लेकिन एक अच्छी राजनीति के लिए एक अच्छा काम हो सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल।